डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गौतम बुद्ध नगर में सीएम योगी ने किया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास। सीएम योगी ने कहा, सेमीकंडक्टर आज दुनिया का सबसे बड़ी ताकत, भारत को सेमीकंडक्टर के हब के रूप में स्थापित करना हमारा लक्ष्य। गोरखपुर में सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, भाजपा की राजनीति राष्ट्रहित, सुशासन और अंत्योदय पर आधारित। कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा, मूल्यहीन राजनीति देश और व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। बीजेपी के नए प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने विपक्ष पर बोला हमला। अखिलेश को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर की राजनीति करने की आदत। सहजानंद राय ने किया दावा, बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर फिर दोहराएगी इतिहास। 2017 की तरह 2027 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से खिलाएगी कमल। 2027 के लिए कांग्रेस ने बनाई अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति। एआईसीसी के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम यूपी के नए कांग्रेस प्रभारी नियुक्त। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। इस बुलेटिन में हम रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का, जहां पर सबसे पहली खबर गौतम बुद्ध नगर से है। गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया और इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि सेमीकंडक्टर आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत का केंद्र बिंदु ये क्षेत्र बने। आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जो चीज़ हम दुनिया से आयात करते हैं वो हमारे यहाँ बने और हम उसे निर्यात करें। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में स्थापित करना है। ऐसी आक्रामक रणनीति, प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते कभी उत्तर प्रदेश के जंगल राज कहा जाने वाले जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। कैसे आक्रामक रणनीति हो, समर्पण का भाव हो, आत्मानुशासन हो, तो कैसे कोई देश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन सकता है। कोरिया उसका उदाहरण अतीत में बन चुका है। सीएम योगी ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री का यशस्वी विजनरी नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हो रही है, नए प्रतिमान स्थापित कर रहे हैं। ये क्षेत्र जिससे उत्तर प्रदेश के सामने कभी पहचान का संकट था, वो उत्तर प्रदेश अब पहचान का मोहताज नहीं है। सेमीकंडक्टर यानी यह आज की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत का केंद्र बिंदु या क्षेत्र बने। और आज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के नए हब के रूप में इस क्षेत्र को स्थापित करने के लिए हमारे दोनों मंत्रियों ने जो रुचि ली, अद्भुत था। यानी अन्य लोगों के लिए अकल्पनीय है कि जो चीज दुनिया से हम आयात करते हैं वह हमारे यहां बने और उसको हम दुनिया को निर्यात करें। भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के हब के रूप में स्थापित करना है और स्वयं आज यहां पर आए हैं। हम सबको आह्लादित कर रहा है क्षण। मैं सचमुच इसी आक्रामक रणनीति और प्रेरणादायी नेतृत्व के नाते ही आज कभी उत्तर प्रदेश का जंगल राज कहा जाने वाला जेवर आज मंगल राज के रूप में बदल गया है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर गोरखपुर में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आज अगर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है तो दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए अगर एक प्रेरणा बनी है तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रचे बसे वो संस्कार और मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किया।
सीएम योगी ने आगे कहा कि बिना मूल्य और आदर्श की राजनीति मौत का फंदा बन जाती है और ऐसी राजनीति देश व व्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सत्ता के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रहित, सुशासन और अंत्योदय के सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी सोच के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़कर जनसंघ की स्थापना की थी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले देश की सीमाएं असुरक्षित थी और आतंकवाद, नक्सलवाद व उग्रवाद देश के लिए बड़ी चुनौती बने हुए थे। अब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार ने कश्मीर से आतंकवाद, पूर्वोत्तर से उग्रवाद और देश के अधिकांश हिस्सों से नक्सलवाद को खत्म करने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं ने देश की तस्वीर बदल दी है। उन्होंने आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना और मुफ्त राशन योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों का केंद्र अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है। आज अगर पूरे दुनिया के अंदर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, दुनिया के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए वह एक प्रेरणा बनी है, तो इसके पीछे भारतीय जनसंघ के समय से रसे बसे वे संस्कार हैं, वे मूल्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अंगीकार किए थे। 1951 में संस्थापक अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो यात्रा प्रारंभ हुई, बीजेपी के नए प्रदेश मंत्री सहजानंद राय ने सपा पर हमला बोलते हुए 2027 में फिर से यूपी में कमल खिलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर की राजनीति करने की आदत है। जनता सपा कांग्रेस को नकार चुकी है और 2017 की तरह 2027 में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से कमल खिलाएगी। बीजेपी संगठन और कार्यकर्ताओं के दम पर फिर इतिहास दोहराएगी। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के बहुत बहुत आभार करता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व, और जो हमारा प्रदेश नेतृत्व या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरे चुने हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो भी भारतीय जनता पार्टी संगठन में चाहे महामंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, मंत्री हो, सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सतही स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जिनको अपने अपने क्षेत्र का ठीक से ध्यान है कि सामाजिक दृष्टि से हमें काम क्या करना है, पार्टी की दृष्टि से हमें काम क्या करना है, या हमारी केंद्र और प्रदेश सरकार की जो हमारी गरीब कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाना। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कस ली है। संगठन को नया धार देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता अविनाश पांडे की जगह दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को उत्तर प्रदेश का नया कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किया गया है। अविनाश पांडे की जगह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रभारी बनने वाले राजेंद्र पाल गौतम वर्तमान में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी यानी कि AICC के अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले वो दिल्ली की आप सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में अनुसूचित जाति का एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे थे। माना जा रहा है कि ये बदलाव सीधे तौर पर यूपी में अनुसूचित जाति, पिछड़े और सामाजिक न्याय की राजनीति को धार देने की कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति है। लंबे समय से यूपी में संगठनात्मक कमजोरी और जनाधार खोने की चुनौती से जूझ रही कांग्रेस अब राजेंद्र पाल गौतम के जरिए सोशल इंजीनियरिंग को धार देकर संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड़ में लाना चाहती है। हाल ही में राजेंद्र पाल गौतम उस वक्त सुर्खियों में आए थे जब कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया के साथ अचानक लखनऊ में मायावती के आवास पहुंचे थे। हालांकि बसपा सुप्रीमो के मिलने से इनकार करने पर उन्हें वहां से बेरंग लौटना पड़ा था। हमारे पूर्व के प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे जी को हटाकर राजेंद्र पाल गौतम जी को अगर बनाया गया, एक सामान्य प्रक्रिया है। पार्टी की जो सोच होती है बदलती रहती है। किस व्यक्ति का उपयोग कहाँ लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, ये पार्टी नेतृत्व तो जानता है। इसी के तहत गौतम साहब को यहाँ का बना दिया
और हो सकता है अविनाश पांडे जी को कहीं और का बना दिया जाएगा। तो मुझे लगता है इसमें कोई ऐसी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए कि इधर की उधर की बातें हों। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। भाई गौतम साहब का फ़ायदा अगर हमें उत्तर प्रदेश में मिल सकता है तो क्यों ना लिया जाए। पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का, अपने नेता का उपयोग करना चाहता है। मैं इसे फ़ायदा शब्द भी नहीं कहूँगा, उपयोग करना चाहता है। और मुझे उम्मीद है कि गौतम साहब यूपी में शायद एक कोई अलग तरीके से कांग्रेस को बढ़ाने के लिए कोशिश करेंगे और इनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कांग्रेस एक अच्छा रिजल्ट लाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि राम मंदिर में महा डकैती हुई है। भगवान राम के आभूषण, हार, पादुका, सोना चांदी, हीरे जवाहरात और करोड़ों अरबों का कैश चोरी हो गया है। इसमें बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं खुद आहत होकर दर्शन करने आया हूं। जिन पर चोरी का आरोप है, कार्रवाई भी उन्हीं को करनी है, इसलिए वो खुद को बचा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि फर्जी एसआईटी और एफआईआर बनाई गई है। एफआईआर में सिर्फ 8 छोटे पयादों के नाम हैं और कोई बड़ा नाम नहीं है। बड़े राक्षसों को बचाने की कोशिश हो रही है। ये हिंदुओं के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। लोग चाहते हैं कि बड़े दोषियों को सरेआम फांसी हो। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महा डकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महा डकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। इसी कड़ी में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जिला एवं सत्र न्यायालय फैजाबाद में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को 29 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपियों को एसओजी प्रभारी अपनी टीम के साथ न्यायालय लेकर पहुंचे। इससे पहले सभी का पुलिस लाइन स्थित अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। आरोपियों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिविल जज जूनियर डिवीजन निवेदिता सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी, सीओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी पूरे समय न्यायालय परिसर में मौजूद रहे। मामले में अयोध्या के सीजेएम कोर्ट के अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा का कहना है कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे अलग अलग राशि में कुल 79,85,493 रुपये बरामद किए गए हैं और उन्हें सोमवार तक के लिए रिमांड पर भेजा गया है। सोमवार को उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायालय में पेश किया जाना है। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। हमारे एसपीओ प्रमोद कुमार सर के नेतृत्व में नवनीत कुमार गुप्ता और अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने आवेदन का पक्ष रखा, जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है। उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकड़ों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। उसका मंडे को फिर दोबारा पेश इनको जेल भेजा गया है। हाँ, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे।
कानपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा आग से बचाव एवं अग्नि सुरक्षा को लेकर 3 दिवसीय जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया है। पहले दिन पुलिस आयुक्त कार्यालय स्थित पुलिस सभागार में शहर के विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें उन्हें आग लगने की स्थिति में बचाव, सुरक्षा उपायों और आपदा प्रबंधन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। प्रशिक्षण के दौरान अग्निशमन विशेषज्ञों ने कोचिंग संचालकों को फायर एक्सटिंग्विशर के सही उपयोग, भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन, आपातकालीन निकासी और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की जा सके। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर संकल्प शर्मा ने बताया कि अभियान लोगों में अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। पहले दिन कोचिंग संचालकों को प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि आगामी दिनों में अन्य संस्थानों एवं संबंधित लोगों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा, जिससे किसी भी दुर्घटना की स्थिति में जनहानि को रोका जा सके। देखिए, ये जो फायर सेफ्टी अवेयरनेस को लेकर ये कार्यक्रम हमारे जनपद पुलिस के फायर डिपार्टमेंट और सिविल डिफेंस के साथ मिलकर ये कार्यक्रम कराया गया था। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। बेसिकली पब्लिक को फायर सेफ्टी के जो भी नॉर्म्स हैं और जो चीज़ें हैं उनको अवेयर कराने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। तो आज के कार्यक्रम में इनको डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया गया है कि भाई अचानक फायर लगने की स्थिति में कैसे उसको हैंडल करें। और उसके अलावा जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, जैसे कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, हॉस्टल्स हैं और भी अन्य जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड जो लोग हैं उनको बुलाकर फायर सेफ्टी के क्या नॉर्म्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी भी दी गई है। और अगला जो हम लोगों का इन्फोर्समेंट का पार्ट है उस पर भी हम लोग लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में कोचिंग संस्थान में हुए भीषण अग्निकांड के बाद कानपुर फायर विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा के नेतृत्व में फायर टीम के काकादेव कोचिंग मंडी में कई शिक्षण संस्थानों का निरीक्षण किया गया। फायर सुरक्षा मानकों में लापरवाही मिलने पर कोचिंग संचालकों को जमकर फटकार लगाई गई। विभाग अब तक 40 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को नोटिस जारी कर चुका है। फायर विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय सीमा में सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए तो कोचिंग संस्थानों पर बंदी की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई से कोचिंग संचालकों में हड़कंप है। वहीं जनता ने फायर विभाग की पहल की सराहना भी की है। अग्निकांड के बाद में फायर विभाग जो है लगातार कानपुर में कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आज जो फायर विभाग की टीम है वो कानपुर के काकादेव में पहुंची हुई है और हमारे साथ बात करने के लिए सीएफओ दीपक शर्मा जी मौजूद है। उनसे जानेंगे कि अभी तक कितनी कोचिंग सेंटरों के निरीक्षण किए गए, क्या कुछ कमियां पाई गई हैं। तो दीपक जी, कितनी जगह अभी तक इंस्पेक्शन किया गया? देखिए, अभी कई स्थलों पे हमने अपनी टीम के साथ निरीक्षण किया है और इसमें जो मुख्यतः जीने भी कई जगह पाए गए, लेकिन 2-3 जगह जो केवल एक ही स्टेयरकेस दिखाई दे रहा है। जो इमरजेंसी में एग्जिट रूट का इस्तेमाल किस तरह से होगा ये सोचने का सवाल है। दूसरा, अग्निशमन उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में पूरे नहीं है और कुछ जगह ऐसे लकड़ी के बोर्ड और जो इलेक्ट्रिकल पैनल रूम अंदर की तरफ है, जो प्लाईवुड वगैरह से बोर्ड है उसका, तो आग लगने की संभावना उसमें रहेगी। तो इनको सख्त हिदायत भी दे दी गई है कि अभी जब तक ये सह सुरक्षितता सब ना अपना ली जाए, इसको बंद करें तत्काल प्रभाव से और इनको कमियों के निस्तारण के लिए नोटिस निर्गमन किया जा रहा है। आपके निर्देश के बाद भी अगर ये शैक्षणिक संस्थान खुले पाए जाते हैं तो इस पर किस प्रकार कार्रवाई? इसमें सबसे बड़ा ये है कि अगर ये शैक्षणिक संस्थान बगैर रजिस्ट्रेशन के, क्योंकि कोई इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है अभी जो पाया गया है, और बगैर फायर एनओसी या अन्य किसी कागजात के चलेंगे तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये जिस संस्थान में भी आपने इंस्पेक्शन किया है, इनके कागजात पूरे हैं क्या? ये नहीं, इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं, फायर एनओसी कुछ नहीं इनका। इनको कड़ी फटकार भी लगाई गई और इनको जो है नोटिस निर्गमन किया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मेरे पीछे की जो तस्वीर आप देख सकते हैं, ये शैक्षणिक संस्थान है और बात की जाए अगर इनके रजिस्ट्रेशन की तो इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है। विदाउट रजिस्ट्रेशन इसका संचालन किया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है, कितने बच्चों के भविष्य और उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। कैमरा पर्सन गौरव निगम के साथ कुणाल सिंह, एपीएन न्यूज, कानपुर। अगली खबर, यूपी के हमीरपुर जिले में ग्रामीणों द्वारा नदी से निकालकर 2 युवकों की जान बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के देवगांव गांव में नदी में नहाने गए 3 युवकों में से एक युवक कृष्णा डूब गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर 2 युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ग्रामीणों द्वारा डूबे युवकों को उल्टा करके पानी निकालने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वहीं लापता हुए कृष्णा की तलाश ग्रामीणों ने शुरू की और उसके शव को नदी से निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना सुमेरपुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि पाथामाई मंदिर के निकट यमुना नदी में 3 बच्चे डूब गए हैं, जिनमें एक की उम्र 8 वर्ष, एक की उम्र 14 वर्ष, एक की उम्र 15 वर्ष है। स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोर और ग्रामीणों की मदद से उन तीनों बच्चों को बाहर निकाला और उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। तो अस्पताल पहुंचने के पश्चात 15 वर्षीय बालक की मृत्यु हो गई और दोनों बच्चे 8 वर्षीय और 14 वर्षीय सकुशल हैं। अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। अगली खबर, कानपुर सचेंडी थाना पुलिस और सर्विलांस टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने घरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक सचेंडी थाना क्षेत्र में 10 जून और 16-17 जून की रात चोरों ने बंद घरों को निशाना बनाकर ताले तोड़े थे और अलमारी और बक्सों में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। मामले के खुलासे के लिए पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच की। सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस टीम आरोपियों तक पहुंची। थाना सचेंडी में जून माह में हुई चोरी की घटना का अनावरण करते हुए पुलिस ने ये एक अंतर जनपदीय गैंग का अनावरण किया है, जिसमें कि अभी तक इस गैंग के 5 लोग गिरफ्तार किए हैं और इसमें कुछ इनके साथी हैं जो फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस को चल रही है। ये 5 जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, इनसे करीब 15 लाख मूल्य के गहने और कैश बरामद हुआ है। साथ ही में एक बोलेरो गाड़ी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी और एक मोटरसाइकिल और चोरी के लिए इस्तेमाल उपकरण इस्तेमाल हुए हैं। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है गैंग का सरगना, वो सूरज नाम का व्यक्ति है। अगली खबर, सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में शुक्रवार को देहरादून पंचकुला हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में हरियाणा के एक परिवार की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। हरिद्वार जा रहे परिवार की फॉर्च्यूनर कार को पीछे से तेज रफ्तार वैगनार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि 2 महिलाओं, एक मासूम बच्चे और एक बुजुर्ग समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरियाणा के सोनीपत जनपद के बहादुरगढ़ निवासी चरण सिंह अपने परिवार के साथ धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार जा रहे थे। जैसे ही उनकी फॉर्च्यूनर कार थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र में देहरादून पंचकुला हाईवे पर पहुंची, पीछे से आ रही तेज रफ्तार वैगनार कार ने जोरदार उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने चरण सिंह की पत्नी सुदेश, पुत्रवधू प्रीति, पोते शिवांश तथा एक बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्रवीण, सहदेव और एक अन्य घायल को अस्पताल में गंभीर हालत में उपचार चल रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही थाना रामपुर मनिहारान पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। ये लोग हरियाणा के थे, हरिद्वार जा रहे थे और थाना रामपुर के पास अलगोड़ा कोई जगह है, वहां पर इनका एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में 4 लोग जो हैं वो गुजर गए हैं और बाकी जो 4 लोग हैं वो भर्ती किए हैं यहाँ, जिनके चोट आई है वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती। मरने वालों में भैया प्रीतिन है, 3 साल का बच्चा है, वो 37 साल का है। ये शिवांश है, 9 साल के महिला है। सुदेश है, ये 7 साल के महिला है और चरण सिंह है 78 साल के पुरुष हैं। और बाकी जिनके चोट लगी है वो प्रीति है 29 साल की, एक छवि है 3 साल की, एक जयदेव है 45 साल के और एक प्रवीण तेवती। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।